हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या वॉलेंट्री जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 के अंदर बात होगी कि उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। रूल नंबर 8 में प्रोसीजर दिया हुआ है कि एप्लीकेंट कैसे एप्लीकेशन देगा, कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, कितने टाइम पीरियड के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, कौन से पार्ट के अंदर जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 8 में जब एप्लीकेंट एप्लीकेशन दे देगा, एप्लीकेंट जब एप्लीकेशन दे देगा किसको, टू द डिपार्टमेंट, जो भी हम बात करेंगे, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या प्रोसीजर एप्लीकेबल होगी, दिस इज गिवन इन द रूल नंबर 9। सो नाउ वी स्टार्ट। जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के अंदर कंपलसरी कवर्ड है, जिन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, या सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 जिन्हें वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना है, उन्हें रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसीजर अप्लाई होगी। तो वी स्टार्ट रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एक बार रूल नंबर 8 डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है और किस तरीके से प्रैक्टिकली अभी हम जाके देखेंगे कैसे करना है। उससे पहले एक बार थोड़ा थ्योरेटिकली हम देख लें कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या एप्लीकेबल होगा, कौन एप्लीकेशन देगा। सर एप्लीकेंट, इसको हम नाम दे देते हैं मिस्टर ए। सर ये मिस्टर ए कौन है? जो सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। तो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो सेक्शन 22 का रीजन हो या सेक्शन 24 के अंदर जो कैटेगरी ऑफ पर्संस कवर्ड है जिन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो जो भी पर्सन सेक्शन 22 और 24 के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, दे विल मेक द एप्लीकेशन। या सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, लेकिन सेक्शन 24 के कुछ पर्संस को मना किया गया है। तो जो भी पर्सन सेक्शन 22 और 24 के अंदर कवर्ड है उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है, बाकी को भी कराना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 24 के कुछ पर्सन के लिए रूल नंबर 8 अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सेपरेट प्रोसीजर एप्लीकेबल है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं? एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को हमें पता है, हमने सेक्शन 24 के अंदर पढ़ा था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन रूल नंबर 8 एप्लीकेबल नहीं है। सीटीपी कवर्ड है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कवर्ड है इन द रूल नंबर 8, लेकिन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए सेपरेट रूल इज गिवन, क्योंकि उनके लिए सेपरेट जीएसटी फॉर्म नंबर आए। सेक्शन 51 में हमने बात की थी टीडीएस, इन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन रूल नंबर 8 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 52 टीसीएस, इन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन रूल नंबर 8 वाला प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड द OIDARS, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज, कितने हो गए ये? सर 4 पर्सन। इन 4 के अलावा जो भी पर्सन सेक्शन 22 या सेक्शन 24 के अंदर लायबल रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए रूल नंबर 8 का जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का वो एप्लीकेबल होगा। या इसके अलावा जो भी पर्सन वॉलेंट्री अपनी इच्छा से, आप 22, 24 के अंदर कवर्ड नहीं हो फिर भी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन जब एप्लीकेशन दोंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एप्लीकेशन देने से पहले, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट करने से पहले आपको कुछ वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है जो ऑनलाइन ही होता है। तो बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। नंबर 1, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन फर्स्ट टाइम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा? पैन नंबर लेना पड़ेगा। तो मेरा पैन नंबर की डिटेल देनी पड़ेगी, परमानेंट अकाउंट नंबर। सेकंड, क्योंकि जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा तो कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या होगा? या तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, और दोनों ही तरीके इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईमेल आईडी भी और मोबाइल नंबर भी, दोनों डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। तो 3 चीजें हो गई। नंबर 1, जल्दी बोलो बेटा। नंबर 1 पैन नंबर, नंबर 2 दैट इज द ईमेल आईडी, एंड थर्ड इज दैट इज द मोबाइल नंबर। ये रजिस्ट्रेशन आप क्या कराना चाह रहे हो? सर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो मेन 3 पॉइंट है, फोर्थ भी तो आप बोल सकते हो
4 चीजें आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, 4 आइटम्स। जल्दी बताओ। परमानेंट अकाउंट नंबर का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्या बेटा? परमानेंट अकाउंट नंबर, सेकंड ईमेल आईडी, थर्ड मोबाइल नंबर, फोर्थ जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, जहां आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। इफ यू आर डूइंग ए बिजनेस फ्रॉम जयपुर तो राजस्थान, और इफ यू आर डूइंग ए बिजनेस फ्रॉम द मुंबई, महाराष्ट्र। तो जो भी आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है, ये डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी। सर कहां देनी पड़ेगी? इन द पार्ट ए, इन द पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी REG 01। और ये फॉर्म्स को याद करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। सारे फॉर्म्स तो नहीं, कुछ फॉर्म्स, फॉर्म तो फॉर्म रहेगा ही। ये कौन से फॉर्म से? सर जीएसटी के, तो जीएसटी आएगा। क्या करना चाह रहे हो? रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हो तो REG आएगा। और पहला फॉर्म है तो 01, तो फॉर्म जीएसटी REG 01 का जो पार्ट ए, उस पार्ट ए के अंदर ये 4 डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी। सर कहां देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनिकली देनी पड़ेगी, ऑनलाइन देनी पड़ेगी, जीएसटी कॉमन पोर्टल, दैट इज gst.gov.in। राइट बेटा? कैसे सबमिट किया हमने? इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन। जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, जैसे आपने डिक्लेरेशन फाइल की, तो जैसे डिक्लेरेशन आपने फाइल की, तो जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, वो परमानेंट अकाउंट नंबर आपका वैलिडेट वेरीफाई हो जाएगा फ्रॉम द CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो डेटाबेस है, जहां रजिस्टर्ड हो। तो मैंने बोला मेरा ही पैन नंबर है, तो मेरा पैन नंबर CBDT के डेटाबेस के साथ क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर जो आपने मेंशन किया है, तो वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई किया जाएगा? दैट विल बी वेरीफाइड थ्रू OTP, वन टाइम पासवर्ड। तो वन टाइम पासवर्ड के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। और जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, पैन नंबर का भी और किसका? ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इन तीनों की वेरिफिकेशंस के बाद इलेक्ट्रॉनिकली आपको क्या मिल जाएगा? TRN मिल जाएगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। क्या मिल जाएगा? आफ्टर वेरिफिकेशन जो भी एप्लीकेंट है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली आपको क्या होगा? TRN नंबर शैल बी जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू एप्लीकेंट। कौन सा नंबर मिलेगा? TRN, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। टेम्पररी रेफरेंस नंबर शैल बी जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू एप्लीकेंट। यहां तक क्लियर बेटा? अब जब ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर एप्लीकेंट को मिल गया, अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देगा इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर को यूज करते हुए, इस TRN नंबर को यूज करते हुए। कौन? एप्लीकेंट। राइट बेटा? आफ्टर वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्या मिला? टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपको जनरेट हो गया था, कम्युनिकेट कर दिया था। तो ये जो TRN नंबर जो आपको मिला, तो यूजिंग दिस TRN, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, अब नाउ ये जो एप्लीकेंट भैया है मिस्टर ए, ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। कौन सा फॉर्म होगा सर? फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द पार्ट बी ऑफ द फॉर्म GST REG 01। सर कहां करेगा? वही GST कॉमन पोर्टल, gst.gov.in। और यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो आप फुर हो जाओगे। इसलिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को क्या करना पड़ता है? जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तभी जितने भी पीरियड के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हो, उतने पीरियड का आपको एडवांस के अंदर क्या करना पड़ता है? टैक्स जमा कराना पड़ता है। क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी रूल नंबर 8 का ही प्रोसीजर एप्लीकेबल होता है। राइट बेटा? और जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन पार्ट बी के अंदर फाइल कर दी, तो आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन दे दी जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, gst.gov.in पर, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है इन द फॉर्म GST REG 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 01 में आपने एप्लीकेशन सबमिट की और 02 के अंदर क्या होगा? आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4A, ये क्या कहता है? देयर इज अमेंडमेंट 12 दिसंबर 2020 को नोटिफिकेशन ए, और जिसका इफेक्टिव डेट आफ्टर जैन 2021 में आया, लेकिन ये भी एप्लीकेबल है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट से। और नोटिफिकेशन क्या कहता है कि जो भी एप्लीकेशन दी जा रही है पार्ट बी के अंदर, तो जो भी एप्लीकेशन है पार्ट बी के अंदर gst.gov.in पर, GST कॉमन पोर्टल पे आप फाइल करोगे, उस एप्लीकेशंस को क्या किया जाएगा? वेरीफाई किया जाएगा। उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है?
आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन होगा या नहीं होगा, तो जो भी कैटेगरी ऑफ पर्सन से सेक्शन 25(6)(d) के अंदर जो एग्जेम्प्ट नहीं है उन्हें हटा के, मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पर्सन को यदि नोटिफाइड कर दिया, तो जिन पर्सन को नोटिफाइड कर दिया उनके अलावा every person unless exempted under section 25(6)(d), तो 25(6)(d) में कौन, 25(6)(d) ये बोलता है कि गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नोटिफाइड कर सकती है। तो जिन पर्सन को नोटिफाइड किया हुआ है सेक्शन 25(6)(d) में, उनके अलावा जितने भी पर्सन है उन पर्सन के लिए ये रूल 8 सब रूल 4A एप्लीकेबल होगा। सर क्या प्रोविजन है, वो ये कहता है कि जो एप्लीकेंट है उसके दो ऑप्शन है, या तो आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन कराए या वो आधार को ऑप्ट ना करे। और यदि एप्लीकेंट यदि एग्जेम्प्टेड नहीं है, यदि गवर्नमेंट के द्वारा यदि एग्जेम्प्टेड नहीं है और यदि उसने आधार का ऑथेंटिकेशन यदि ऑप्ट किया है, तो ये ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग द फोटोज। और यदि एप्लीकेंट ने यदि आधार का ऑथेंटिकेशन यदि ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि आपको पता होगा गवर्नमेंट हर चीज को आधार के साथ लिंक करना चाह रही है, तो यदि आपने आधार के साथ यदि ऑथेंटिकेशन किया तो बायोमेट्रिक बेस्ड हो जाएगा, आधार ऑथेंटिकेशन होगा। और यदि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो भी आपका क्या होगा, टेकिंग द बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए दैट गवर्नमेंट वांट्स। तो taking the biometric information, photograph and verification of other KYC documents। तो जब तक पर्सन्स का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको रजिस्टर्ड नहीं करेगा, राइट। तो नाउ एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, किसको सबमिट हो गई है, gst.gov.in जीएसटी कॉमन पोर्टल पे एक्नॉलेजमेंट मिल गया है। अब किसका रोल है, प्रॉपर ऑफिसर का। लेकिन एक बार हम रूल नंबर 9 पे जाएं, तो रूल नंबर 9 पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली ये बता दूं कि कैसे किया जाता है। तो एक बार देखो बेटा, कैसे आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे, बहुत डिटेल में तो नहीं लेकिन ब्रीफ आइडिया। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा gst.gov.in, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी कॉमन पोर्टल। तो अपन जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाते हैं, तो ये आपका वेबसाइट है। हम जब इतने दिन से जीएसटी पढ़ने तो आपको पता तो ना चाहिए जीएसटी कॉमन पोर्टल कैसा बेटा, ऐसा है हमारा जीएसटी कॉमन पोर्टल gst.gov.in। हम कहां रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स पेयर्स नॉर्मल TDS TCS दैट इज रजिस्टर्ड नाउ। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रजिस्टर्ड नाउ। अब हमें रजिस्टर कराना है, तो ये हमारा फॉर्म एप्लीकेशन ओपन हो गया है। ये हमारा फॉर्म इस तरीके से दिखेगा बेटा, आपको दिख रहा है प्रॉपरली। तो अब आप क्या बोलोगे, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है क्योंकि आपको टीआरएन नंबर मिला नहीं। टीआरएन नंबर तो आपको जब मिलेगा जब आप पार्ट ए की एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, तब आप पार्ट बी में आऊंगे। तो यूजिंग टीआरएन नहीं है अभी तो हमें पार्ट ए देना पड़ेगा। तो पार्ट ए के अंदर क्या आएगा, IMA। तो आपको सिंपल सी बात है IMA, तो टैक्स पेयर, TDA TCS NRTP जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट ए तो सबके लिए, पार्ट बी के अंदर हमें देखना पड़ता है। तो IMA जो भी आपका है तो आपको अपना डालना पड़ेगा। उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरीज राजस्थान, देन आपका लीगल नेम ऑफ बिजनेस जो भी आपका परमानेंट अकाउंट नंबर पे है। यदि मैंने पेन नंबर चिन्मय ट्यूटोरियल्स के नाम से नहीं ले रखा है तो मुझे पेन नंबर लेना पड़ेगा चिन्मय जैन के नाम से, और मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर जो भी है वो आ जाएगा, राइट। देन ईमेल आईडी, क्योंकि मैं डिटेल्स दे नहीं सकता अपनी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड, वरना मैं आपको करके बता देता। देन मेरा जो भी जीमेल आईडी है, जो भी जीमेल नंबर है, लाइक chinmaytutorials@gmail.com। ध्यान से देखो, जैसे ही ईमेल एड्रेस दिया तो ओटीपी विल बी सेंट टू दिस ईमेल एड्रेस, क्योंकि वेरीफाई किया जाएगा ईमेल आईडी। देन मैं अपना मोबाइल नंबर मेंशन करूंगा 9983554085। देन सेपरेट ओटीपी विल बी सेंट टू दिस मोबाइल नंबर, क्योंकि वेरीफाई किया जाएगा। जो भी हमने बात की ना थ्योरेटिकली कि ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। ये वेरीफाई करने के बाद आप प्रोसीड करोगे, और जैसे आप प्रोसीड पे बटन दबाओगे तो आपका टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, और उस टेम्पररी रेफरेंस नंबर को यूज करने के बाद आपका जो पार्ट बी आएगा वो इस तरीके से, आपका जो पार्ट बी होगा वो इस तरीके से आपको दिखेगा, जो आपको फिल करना पड़ेगा, राइट। और पार्ट बी फिल करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट इन द फॉर्म GST REG 02।
राइट बेटा। तो नाउ वी कम टू रूल नंबर 9। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई है जीएसटी कॉमन पोर्टल पर, और जीएसटी कॉमन पोर्टल ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को प्रॉपर ऑफिसर को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। क्या कर देगा, एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। अब नाउ ये प्रॉपर ऑफिसर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। कौन सी वाली एप्लीकेशन की बात की जा रही है, पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर जो एप्लीकेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट की, तो विद इन 7 वर्किंग डेज, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, within 7 working days from the date of submission of application, ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एग्जामिन दी एप्लीकेशन एंड, और जो एप्लीकेशन के साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद क्या करेगा, या तो रजिस्ट्रेशन आपको दे देगा, और यदि रजिस्ट्रेशन नहीं देना होगा तो डायरेक्टली मना नहीं करेगा, पहले आपको नोटिस देगा, बताओ तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों नहीं की जाए। तो विद इन 7 वर्किंग डेज, ध्यान से बैठाओ, विदिन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो पार्ट बी के अंदर जो एप्लीकेशन सबमिट की उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है, और एप्लीकेशन को एग्जामिन करने के बाद यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि एप्लीकेशन प्रॉपर है, ऑर्डर में प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है, तो देन प्रॉपर ऑफिसर 7 वर्किंग डेज के अंदर, मतलब ये कि जो एप्लीकेंट मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ने पार्ट बी के अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर दी, एप्लीकेशन सबमिट करने के 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आरसी मिल जाएगा। तो आरसी मिलने का जो टाइम पीरियड 7 वर्किंग डेज है, यदि प्रॉपर ऑफिसर मतलब 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करेगा, सब सही लगेगा, तो 7 वर्किंग डेज के अंदर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेंट को, मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा इन द फॉर्म जीएसटी REG 06 में। कौन सा फॉर्म है बेटा, 06। यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो एप्लीकेंट मिस्टर ए ने सबमिट की है वो प्रॉपर नहीं है, वो ऑर्डर में नहीं है, बहुत सारी मिस्टेक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो वो नोटिस देगा कि हम तुम्हारी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट नहीं करें। तो विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर जब प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करता है, और यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि एप्लीकेशन नॉट फाउंड इन ऑर्डर, एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं है, और यदि एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एप्लीकेशन को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करेगा, पहले नोटिस देगा। क्या करेगा, नोटिस देगा। तो प्रॉपर ऑफिसर इशू द नोटिस, क्योंकि यदि आपने कोई एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, आपको कुछ फर्दर क्लेरिफिकेशन चाहिए, फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप मांगो ना। तो पहले आप मांगोगे, फिर नहीं देगा तो रिजेक्ट कर दो, डायरेक्टली एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करोगे। तो यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट के द्वारा सबमिट की जा रही है प्रॉपर नहीं है, कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डायरेक्टली एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करता। क्या करता है, 7 वर्किंग डेज के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर क्या करता है, नोटिस देता है इन द फॉर्म जीएसटी REG 03। क्यों देता है ये नोटिस, कि मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर क्लेरिफिकेशन या फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। राइट बेटा, किसको नोटिस देता है, जिससे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन, क्लेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट चाहिए, दैट इज द एप्लीकेंट। राइट, लेकिन ये 7 वर्किंग डेज का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, इसका एक्सेप्शन है। इसका क्या एक्सेप्शन है, प्रैक्टिकली है, सुनना बात ध्यान से। आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन होगा, यदि आधार ऑथेंटिकेशन होता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यदि आधार ऑथेंटिकेशन हो गया तो हमारे आपकी आइडेंटिफिकेशन पे पूरा बिलीव है। लेकिन यदि आधार का यदि ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, यदि आपने ऑप्ट नहीं किया, फेल हो गया, तो यदि आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो हमें तुम्हारी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क है। तो हम तुम्हें आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस वेरीफाई करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और यदि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यदि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो क्या 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दें। प्रॉपर ऑफिसर फिजिकली वेरीफाई करेगा आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, तो इट नीड्स ए टाइम। तो 7 वर्किंग डेज की जगह जो टाइम पीरियड हो जाएगा, दैट विल बी द 30 डेज। कितने दिन, 30 दिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विथ इफेक्ट फ्रॉम 22 December 2020,
विथ इफेक्ट फ्रॉम 22 दिसंबर 2020। क्या प्रोविजन है? वेयर ए पर्सन, क्योंकि जिनको आधार का ऑथेंटिकेशन लेना ही नहीं तब तो ये पॉइंट आएगा ही नहीं। तो सेक्शन 25(6)D के अंदर जिनको एग्जेम्प्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने, उन कैटेगरी को हटा दो। जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम देख लेंगे। तो नॉर्मली एवरी पर्सन, एवरी एप्लीकेंट, सेक्शन 25(6)D के अंदर जो पर्सन एग्जेम्प्टेड है उनको हटा के, जिनको आधार का ऑथेंटिकेशन करवाना ही नहीं, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो उनके लिए पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा एवरी पर्सन फेल्स टू अंडरगो, मतलब ये कि आपने ऑप्ट किया था, आपको आधार का ऑथेंटिकेशन कराना था, लेकिन आपका आधार का ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, या आपने आधार का ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया ही नहीं, तो क्या होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन। या दिल ही की मानता नहीं, अल्टीमेटली पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में? प्रॉपर ऑफिसर के हाथ में। प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं 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 नहीं, एक बार तो मैं तेरा फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा। तो सेकंड केस क्या कहता है? यदि प्रॉपर ऑफिसर विथ द अप्रूवल ऑफ, प्रॉपर ऑफिसर विथ द अप्रूवल ऑफ बापू, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जीएसटी ऑफिसर का जो हाई कमांड है, दैट इज द कमिश्नर। तो प्रॉपर ऑफिसर विथ द अप्रूवल ऑफ द ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी, कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर जो भी है उनसे बिलो वाले नहीं होंगे, उनके द्वारा जो ऑथोराइज्ड जो प्रॉपर ऑफिसर होंगे, टीम्स फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीओबी। दो बातें, जहां आधार का ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, जहां आधार का ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, या आधार का ऑथेंटिकेशन आपने ऑप्ट किया ही नहीं था, या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं 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 नहीं, आधार का ऑथेंटिकेशन हो गया है, फिर भी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि एक बार तो हम प्लेस ऑफ बिजनेस को वेरीफाई करना ही चाहेंगे, तो ऐसे केसेस में जो भी एसी और डीसी है, उनकी अप्रूवल लेने के बाद अब फिजिकल वेरिफिकेशन, जब फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे तो 7 वर्किंग डेज वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। जहां 7 वर्किंग डेज वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, तब ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, फिजिकली वेरीफाई करेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स को, जो भी उसे जरूरी लगता है। इसलिए जो टाइम पीरियड एप्लीकेबल होगा, दैट विल बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रादर देन 7 वर्किंग डेज। समझ में आया बेटा? नॉर्मली 7 वर्किंग डेज का कंसेप्ट है। नॉर्मली 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आरसी मिल जाएगा, 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आरसी मिल जाएगा। लेकिन जहां आधार का ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, जहां आधार का ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, या आधार का ऑथेंटिकेशन आपने ऑप्ट किया ही नहीं, या प्रॉपर ऑफिसर एक ही दिल एक ही मानता नहीं, वो बोलता है मैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, तो तब 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 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? नॉट 7 वर्किंग डेज, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? या तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। सर फॉर्म तो वही होगा, कौन सा फॉर्म होगा? फॉर्म जीएसटी REG 06, और विद इन 30 डेज के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डायरेक्टली एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की बजाय ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? नोटिस देगा इन द फॉर्म नंबर GST REG 03। सर किस बात का नोटिस देगा एप्लीकेंट को? किसको देगा? एप्लीकेंट को देगा, दैट इज द मिस्टर ए। क्यों देगा? फॉर डिमांडिंग इंफॉर्मेशन, क्लेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, राइट। अब तक क्या हुआ है? ये सब बढ़िया लगा, 7 वर्किंग डेज के अंदर, या तो 7 वर्किंग डेज के अंदर सब ऑर्डर में था, तो फॉर्म GST REG 06 में आरसी मिल गया। और यदि आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो फिजिकल वेरिफिकेशन करके 30 डेज के अंदर REG 06 के अंदर आपको आरसी मिल गया। लेकिन यदि प्रॉपर ऑफिसर ने यदि आपको नोटिस दिया हो 7 वर्किंग डेज के अंदर या विद इन 30 डेज के अंदर, तो एप्लीकेंट जी क्या करेंगे? एप्लीकेंट क्या दिया है? नोटिस दिया है। किसने किसको नोटिस दिया? सर प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस दिया है एप्लीकेंट को। सर क्यों नोटिस दिया है? इंफॉर्मेशन दो, तो दो बातें होगी ना। क्या दो बातें होगी? या तो एप्लीकेंट फर्दर इंफॉर्मेशन दे देगा या फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं देगा, राइट? यस सर।
तो ये एप्लीकेंट जब नोटिस आया तो नोटिस रिसिप्ट करने के विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट और रिसिप्ट ऑफ नोटिस एप्लीकेंट या तो फर्दर इंफॉर्मेशन दे देगा या फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं देगा। पहला केस, मान लो यदि एप्लीकेंट मिस्टर ए ने यदि फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर डॉक्यूमेंट्स और जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए था विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर वो यदि इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं किए, बदतमीज, हमने तेरे को बोला इंफॉर्मेशन दे, डॉक्यूमेंट्स दे, और यदि तुमने 7 वर्किंग डेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और क्लेरिफिकेशन हमें फर्निश नहीं किए, और इंफॉर्मेशन देने का फॉर्म नंबर था फॉर्म जीएसटी आरईजी 4, आरईजी 03 के अंदर नोटिस था और आरईजी 04 के अंदर रिप्लाई आएगा। और यदि 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि एप्लीकेंट मिस्टर ए ने यदि रिप्लाई नहीं दिया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? तुम्हारी आरती थोड़ी उतारेगा। तुम क्या करवाना चाह रहे हो? रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हो ना, और हमारी बात तो सुनते ही नहीं हो। हम बोलते हो फर्दर इंफॉर्मेशन दो, और यदि आपने फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर डॉक्यूमेंट्स और फर्दर क्लेरिफिकेशन आपने रिप्लाई नहीं किया तो 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि रिप्लाई नहीं किया तो प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा इन द फॉर्म जीएसटी आरईजी 05। तो मजा आ गया, इजी है। मैंने पहले ही बोला जीएसटी बहुत इजी, आई लव जीएसटी, बड़ा मजा आता है। यदि एप्लीकेंट मिस्टर ए ने 7 वर्किंग डेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि सारी प्रोसेस आपका इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, केस नंबर 2, यदि एप्लीकेंट मिस्टर ए ने 7 वर्किंग डेज के अंदर जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और क्लेरिफिकेशन चाहिए थे फॉर्म जीएसटी आरईजी 04 के अंदर सबमिट कर दिए, फिर वापस से दो बातें होगी। जो रिप्लाई आया, किसका रिप्लाई आया? एप्लीकेंट का। तो एप्लीकेंट का रिप्लाई किसके पास आया? प्रॉपर ऑफिसर के पास। या तो प्रॉपर ऑफिसर उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो जाएगा या रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो दो बातें। तो अगेन प्रॉपर ऑफिसर विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट और रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स, या तो सेटिस्फाइड होगा या वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो रिप्लाई आपने 7 वर्किंग डेज के अंदर दिया, तो 7 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई आया, और रिप्लाई के 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको मिल जाएगा आरसी बोले तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन द फॉर्म जीएसटी आरईजी 06। लेकिन 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो देन क्या करेगा? एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा इन द फॉर्म जीएसटी आरईजी 05। मजा आ गया। रूल नंबर 8 का जो प्रोसीजर था वहां पे एप्लीकेंट एप्लीकेशन सबमिट करता है, देन रूल नंबर 9 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर से वेरीफाई करता है। एक लास्ट रूल 9 सब रूल नंबर 5, जो अभी हमने रूल नंबर 9 की जो प्रोसीजर पढ़ी, उसी रूल नंबर 9 की जो प्रोसीजर है उसी से आपका बनेगा रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5। अभी हम बना लेते हैं। यदि आधार का ऑथेंटिकेशन होता है, यदि आधार का ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आरसी मिल ही जाना चाहिए, है ना, फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 06 में। और यदि आधार का ऑथेंटिकेशन फेल हो गया या नॉट ऑप्टेड, तो उस केस में कितने टाइम पीरियड के अंदर? विद इन 30 डेज के अंदर आरसी मिल जाना चाहिए, जब तक नोटिस नहीं दिया गया हो। तो यदि, अब मेरी बात सुनो, अभी हम रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 अभी बना लेते हैं अभी क्लास में। हम तो वैसे ही प्रोविजन बनाने में एक्सपर्ट है, समझना मेरी बात ध्यान से।
7 वर्किंग डेज के अंदर 30 डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर तुम्हें रिप्लाई करना है ना, या तो हमें आरसी दे दो या नोटिस दे दो। यदि प्रॉपर ऑफिसर ने 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि आपको आरसी नहीं दिया, यदि 7 वर्किंग डेज के अंदर आरसी भी नहीं दिया और नोटिस भी नहीं दिया, इसको क्या माने? यदि आधार का ऑथेंटिकेशन हो गया, यदि आधार का ऑथेंटिकेशन हो गया तो फिजिकल वेरिफिकेशन की बात आएगी नहीं, और 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आरसी मिल जाएगा। और यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या करो, नोटिस दे दो। लेकिन 7 वर्किंग डेज के अंदर ना ही आप आरसी दे रहे हो और ना ही आप नोटिस दे रहे हो, तो इसको क्या माने? डीम्ड अप्रूवल। क्या माने? डीम्ड अप्रूवल। और यदि 30 डेज के अंदर भी आप आरसी नहीं दे रहे हो, नोटिस भी नहीं दे रहे हो, तो इसको क्या माने? डीम्ड अप्रूवल। क्या माने? डीम्ड अप्रूवल। कुछ समझ में आ रही बात बताओ? भी हम पढ़ के देखते हैं। हमने प्रोविजन बना लिया है, मजा आ गया होगा आपको बिल्कुल। 22 दिसंबर 2020 से ये आपका रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 में एक अमेंडमेंट आया। वो अमेंडमेंट यही है 30 डेज, जो अमेंडमेंट अपने पहले बात की। तो 22 दिसंबर 2020 क्या प्रोविजन है अपना? प्रोविजन क्या कहता है? इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, क्योंकि पहले क्या हुआ था, 3 वर्किंग डेज हुआ करता था, 30 डेज वाला नहीं था। ये सब अमेंडमेंट है, ठीक है। हमें पुराने प्रोविजन से क्या मतलब है कि पहले क्या था, हमें तो ये देखना है कि अब क्या है। यदि कोई पुराने स्टूडेंट्स जिनका पहले पढ़ा हुआ, तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि पहले क्या था अब क्या है। अब पहली बार पढ़ रहे हो तो दिमाग को खराब करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम डायरेक्टली प्रोविजन ही पढ़ेंगे, क्या एप्लीकेबल है। जो अभी हमने प्रोसीजर पढ़ा उसी प्रोसीजर से कनेक्ट करो। प्रॉपर ऑफिसर को एक्शन लेना होता है 7 वर्किंग डेज या 30 डेज, तो उसी से प्रोविजन बना है। इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन a period of 7 working days from the date of submission of application in cases where a person successfully undergoes authentication of Aadhaar number या exempt, या तो आपका आधार का ऑथेंटिकेशन हो गया या आपको आधार का ऑथेंटिकेशन करवाना ही नहीं। करवाना ही, जो बहुत अच्छी बात है, करवाना है तो आपने करवा लिया सक्सेसफुली, ऑथेंटिकेशन हो गया। जब ऑथेंटिकेशन हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 7 वर्किंग डेज के अंदर आरसी दे दो यदि आप सेटिस्फाइड हो तो। लेकिन 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही आरसी दिया, ना ही नोटिस दिया। सेकंड, within a period of 30 days from the date of submission of application, ये पॉइंट कब एप्लीकेबल होता है? where a person fails to undergo Aadhaar authentications or does not opt for Aadhaar authentication, और जब प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, इंफॉर्मेशन डिमांड करता है। तो प्रॉपर ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन डिमांड की, 7 वर्किंग डेज के अंदर एप्लीकेंट ने रिप्लाई कर दिया। 7 वर्किंग डेज के अंदर एप्लीकेंट ने रिप्लाई कर दिया। रिप्लाई की 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, या तो एप्लीकेशन आपको REG 06 आरसी दे देता है या रिजेक्ट कर देता है। अगेन जब एप्लीकेंट ने रिप्लाई किया, रिप्लाई के रिसिप्ट होने के 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, ना ही आपको REG 06 के अंदर आरसी दिया, तो इसके क्या माने? डीम्ड अप्रूवल। इसे क्या माने? डीम्ड अप्रूवल। तो देन द एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर था वो हमारा कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 10 का जो पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कितने नंबर का होगा, क्या क्या डिटेल्स होगी, किस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।